हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 13 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है द मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स। इफ यू वांट नोट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड लेट्स बिगिन। तो हमारी जो हेडिंग है उससे हमें क्या समझ आता है? मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स, यानी कि जो हमारी पब्लिक है उसके अंदर जो जस्टिस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मार्जिनलाइज्ड है। कुछ कम्युनिटीज है जिनको जस्टिस मिल रही है और कुछ है जिनको नहीं मिल रही है, यानी कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, सबको बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सब हेडिंग में देखते हैं। इन इंडिया टुडे व्हाइल सेल्फ इंटरेस्ट एंड नेशनल ग्लोरी डोमिनेट, यानी कि हमारे लिए हमारा सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल ग्लोरी। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए कंसर्न है, यानी कि सबको बराबर जस्टिस मिलनी चाहिए, सबको बराबर बेनिफिट्स मिलने चाहिए, सबको बराबर बर्डन्स मिलने चाहिए, वो जो थॉट है वो बहुत रेयर है। बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं या डिस्कशन करते हैं। शुरुआत करते हैं। टू आइडियाज जो हैं हमारे अभी के टाइम में पब्लिक डिस्कोर्स में डोमिनेट कर रहे हैं या जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं अभी के टाइम में। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो चीजें हमें प्रॉफिट दे रही हो, जिन चीजों से हमें बेनिफिट हो रहा हो, हमें सिर्फ उनसे मतलब होता है। या फिर दूसरी चीज है नेशनल ग्लोरी, हमारा नेशन जो है वो ग्लोरियस हो, उसकी फेम बढ़े, लोग उसे पूरी दुनिया में जाने पहचाने, ये चीज हमारा एम हो गया है। तो इस तरह से हम जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट या नेशनल ग्लोरी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से जो दूसरे अफेक्ट हो रहे हैं, जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट जो हमारी ग्रीड है या सेल्फ इंटरेस्ट है, उसकी वजह से ही हमारी सोसाइटी में कई सारी इनइक्वालिटीज देखी जा रही हैं। और मेनली ये इनइक्वालिटीज देखी जा रही है इन द अनइक्वल डिवीजन ऑफ सोशल बेनिफिट्स, यानी कि सोसाइटी के जो बेनिफिट्स हैं वो कुछ लोगों को ही मिल रहे हैं और बाकी लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जो बर्डन है नेशनल गोल्स रियलाइज करने का, वो बर्डन भी इक्वली शेयर नहीं किया जाता, यानी कि कुछ कम्युनिटीज है जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं और बर्डन्स बहुत कम मिल रहे हैं, जबकि कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिनको बर्डन्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं बट बेनिफिट्स बहुत कम मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सच बात है कि सैक्रिफाइस के बिना कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारी कंट्री के साथ कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग ही हैं जो सैक्रिफाइस करते हैं, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता। अब यहाँ पे हम जो सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, उसकी वजह से, जैसे अगर मुझे अपने फायदे की बात सोचनी है तो मैं क्या करूंगी, अपने बर्डन्स को मैं पास ऑन कर दूंगी उन लोगों पे जो कि उसे मना नहीं कर सकते, जो उसे रेजिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे लोग जो पावरलेस होते हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं होता, उतनी पावर नहीं होती, उतनी रीच नहीं होती, उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरों को पास कर दें, लेकिन हम उन्हें पास कर सकते हैं और वो उस चीज को रेजिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बुरी बात क्या है? सबसे बुरी बात ये है कि जो लीस्ट पेड वर्कर्स हैं, जिनको सबसे कम पैसा मिलता है, जो पेजेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में, वही सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस करते हैं, लेकिन उन्हें उसके बदले में मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, जो हमारे लेबरर्स होते हैं, जो रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उन सबको सबसे कम पे किया जाता है। जो एग्रीकल्चर करते हैं, हमें खाना देते हैं, उन सबको सबसे कम पेमेंट मिलता है, जबकि वही हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो अनफेयर डिवीजन है सोशल लेबर का, क्या ये सही है या क्या हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन इस तरह का जो कंसर्न है, ये जो सोच है कि हम सबको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए बेनिफिट्स और बर्डन्स का, वो सोच बहुत कम लोगों में है। लोग इसे मेन स्ट्रीम पब्लिक डिस्कोर्स में इसके बारे में बात नहीं करते हैं, मेनली बात करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट की या फिर नेशनल ग्लोरी की। तो यहाँ पे अब हमें ये सोचना है कि किस तरह से हमें बेनिफिट्स और बर्डन्स को शेयर करना है एक दूसरे के बीच में। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है उसका मतलब क्या है और उससे फर्क क्या पड़ता है? तो अब ऑथर जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी बता रहे हैं अपनी। उसमें वो कहते हैं कि 2 डेकेड्स पहले उनकी जो बेटी थी, उन्होंने उससे पूछा कि जस्टिस क्या होता है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी मेरे पास एक वाटर बॉटल है, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इसे सिर्फ अपने लिए रख सकती हूँ, चाहे मुझे प्यास लग रही हो चाहे नहीं लग रही हो सकता है कि मैं ये तुम्हें दे दूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, तुम मेरी डॉटर हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये बॉटल उस इंसान को दे दूं
जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, बट क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है कि उसी को इस चीज की जरूरत है। तो यही जस्टिस है, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे वो चीज मिलनी चाहिए, और हम शेयर कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स को उन लोगों के साथ जिनके पास वो बेनिफिट्स नहीं है और जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों बाद में उनकी जो कार है वो एक ट्रैफिक लाइट के पास में आके रुकती है। एक बेगर आता है और कहता है कि कुछ दे दो, तो वो लोग उसे एक पैकेट ऑफ बिस्किट्स दे देते हैं। तब वो जो डॉटर है ऑदर की, वो कहती है कि यही जस्टिस है ना। तो ऑदर का ये मानना है कि बिल्कुल करेक्ट तरीके से तो वो नहीं समझ पाई जस्टिस क्या होता है, लेकिन आसपास जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, उसके आसपास वो पहुंच गई है। कॉन्सेप्ट यही है कि जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी नॉट बी ग्रीडी एंड ग्रैब थिंग्स, बल्कि हम उन्हें शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम प्यार नहीं करते। तो सिंपली हम ये कहना चाहते हैं कि सेंस ऑफ जस्टिस जो है, यानी कि जस्टिस की शुरुआत शेयरिंग से होती है। जब हम अपने रिसोर्सेज को, अपनी चीजों को शेयर करने लगते हैं, वहीं से जस्टिस की शुरुआत होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, उसके लिए एक सोशल कंडीशन ही नहीं, बल्कि एक एब्सेंस ऑफ लव या फेमिलियरिटी की भी जरूरत होती है। इसके अलावा भी हमारे लिए सर्कमस्टांसेस ऑफ जस्टिस कुछ बननी चाहिए। मतलब कौन से ऐसे सिचुएशंस है जहां पे जस्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब कोई एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे सब कुछ अबंडेंटली अवेलेबल है, सब कुछ बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो वहां पे जस्टिस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वहां पे कोई दुखी होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। ठीक है, तो सबके पास सब कुछ होगा, वहां पे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे शेयरिंग की जब जरूरत नहीं है, तो जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इक्वली अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जहां पे मैसिव स्कैर्सिटी है, तो वहां पे जस्टिस इम्पॉसिबल हो जाएगी। वहां पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे किसी के पास कुछ है ही नहीं। तो जिसको जो मिल रहा है वो उस चीज को ग्रैब करना चाह रहा है, इसलिए वहां पे भी जस्टिस पॉसिबल नहीं है। तो जस्टिस पॉसिबल है कहाँ? ऐसी सोसाइटीज में जहां पे मॉडरेट स्कैर्सिटी हो, यानी कि कुछ चीजों की कमी हो, कुछ चीजें थोड़ी ज्यादा हो, मतलब मॉडरेट स्कैर्सिटी, मीडियम लेवल हो स्कैर्सिटी का। तो वहां पे जस्टिस जो है उसका एक प्री सपोजिशन है, यानी कि ये सोच के चलना चाहिए हमें कि जस्टिस वहीं पे अचीव हो सकती है जहां पे मॉडरेट स्कैर्सिटी हो, और दूसरी बात ये जहां पर लोग जो हैं वो टोटली अलोन भी ना हो और ना ही ऑर्गेनिकली यूनाइटेड हो दूसरों से। यानी कि अगर कोई इंसान है, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो की यहाँ पे बात हो रही है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो एडवेंचर्स पे जाते रहता था, तो वहां पे वो अकेले जाता था। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो वहां पे आपको किसी के साथ शेयर करने की, किसी को जस्टिस देने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली यूनाइटेड हैं, कुछ ऐसी भी सोसाइटीज होती हैं, आपको अगर पता हो, कुछ ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं जो बिल्कुल साथ में रहती हैं, जिनका गोल होता है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट, तो वो लोग हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो लोग एक दूसरे से ऑर्गेनिकली यूनाइटेड होते हैं। वहां पर भी जस्टिस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सब एक दूसरे को अपना मानते हैं। तो ऐसी सोसाइटीज जहां पे लोग पूरी तरह से अलोन ना हो और जहां पे पूरी तरह से किसी से यूनाइटेड ना हो, वहां पे सबसे ज्यादा जस्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, अगर कोई पूरी तरह से फ्यूज्ड हो जाता है दूसरों के साथ, तो फिर कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं रहता, वहां पे सब एक दूसरे को शेयर करते ही हैं चीजें। तो यहाँ पे जस्टिस जो है वो ये चाहता है कि सोसाइटीज जो मॉडरेट स्कैर्सिटी हो, जहां पे ऐसे लोग हो जिनके साथ आपको डील करना पड़े, जिनको आप जानते नहीं हो, जिनसे आप प्यार नहीं करते, वहां पे ये आपकी एक मॉरल साइकोलॉजी बन जाती है। आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि हमें जस्टिस देनी है सबको, हमें अपने बेनिफिट्स को सबके साथ इक्वली शेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमंस जो है, दे आर नाइदर होलली सेल्फिश और ना ही पूरी तरह से वो बेनिवलेंट होते हैं। नॉर्मली लोग जो होते हैं वो कभी भी पूरी तरह से सेल्फिश नहीं हो सकते, पूरी तरह से दयालु भी नहीं हो सकते, और ज्यादातर सोसाइटीज जो है वहां पे ये नॉर्मल कंडीशन होती है कि मॉडरेट स्कैर्सिटी है। तो उस टाइम पे, उस जगह पे जस्टिस जो है वो एक बहुत ही नेसेसरी सोशल वर्च्यू बन जाती है ऑफ ग्रेट मॉरल वैल्यू। यानी कि हमारी ये मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए कि हमें अपने बेनिफिट्स को दूसरों के साथ शेयर करना है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास गिविंग पर्सन्स देयर ड्यू, यानी कि जो इंसान जो डिजर्व करता है उसे वो मिलना चाहिए। बट जस्टिस है क्या? बेसिक आइडिया जस्टिस का ये है कि हर इंसान को वो चीज मिले जो प्रॉपरली ड्यू है उसको, यानी कि जो वो डिजर्व करता है, यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट्स और बर्डन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि हर इंसान को वो मिले जो वो डिजर्व करता है। यानी कि यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन पहले हुआ करता था, जो हायरार्कियल सिस्टम्स में हुआ करता था, वहां पे ये कहा जाता था कि एक इंसान अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पैदा हुआ है या फिर किसी एक पर्टिकुलर रैंक में पैदा हुआ है, किसी पर्टिकुलर क्लास में पैदा हुआ है, तो वहां पे उसे प्रिविलेज मिल जाती थी सिर्फ उस जगह पर पैदा होने की वजह से। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज शेयर ऑफ बेनिफिट्स ऐसे लोगों को मिल जाया करता था जो कि किसी एक पर्टिकुलर रैंक या क्लास में पैदा होते थे, और कुछ बर्डन्स ही होते थे जो उनको उठाने पड़ते थे, जबकि जो दूसरी कम्युनिटीज होती थी, दूसरे ग्रुप्स होते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा बर्डन्स मिलते थे और प्रिविलेजेस बहुत कम मिलती थी। तो इसी कंसेप्शन की वजह से जस्टिस जो है वो ये होना चाहिए कि हमें बेनिफिट्स और बर्डन्स जो हैं वो इक्वली शेयर किए जाए। लेकिन एक सोसाइटी जिसके अंदर कास्ट की हायरार्कीज हो, ठीक है, कोई अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, तो वहां पे जो इक्वालिटी है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। इक्वालिटी वाली जो जस्टिस है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जो हाई कास्ट में बॉर्न हुए हैं उन्हें ज्यादा शेयर मिलेगा वेल्थ का, पावर का, कल्चरल स्टेटस का और नॉलेज का, और जो लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं उन्हें ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। अगर हम पहले के टाइम पे देखें तो कई सारी बार इंडियन हिस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशंस हो चुके हैं इस हायरार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट। जैसे कि अर्ली टीचिंग्स थी बुद्धा की, उसमें आप देखेंगे ये लिखा हुआ है कि कोई अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए हर चीज का। इंडियन एपिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। भक्ति पोएट्री, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए थे जैसे वीर शैविज्म हुआ था, इन सब में ये बात साफ है कि हायरार्कियल सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोई क्लासेस नहीं होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ किसी को भी स्पेशल स्टेटस या प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। इस बात पे मिलनी चाहिए कि वो उस चीज को डिजर्व करता है या नहीं करता है। और अभी के टाइम में ये जो मूवमेंट है, जो रेवोल्यूशन है, और ज्यादा बढ़ गया है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी के टाइम पे ये बात प्रेवलेंट है कि कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, कलर का हो, क्रीड का हो, जेंडर का हो, उन सब की इक्वल मॉरल वर्थ है। इस दुनिया में आके सब अपना कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, सबकी कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई वैल्यू होती है, सबकी मॉरल वर्थ और डिग्निटी होती है। तो यहाँ पे हमें एक अलग तरह का जस्टिफिकेशन चाहिए जस्टिस के लिए। वो ये है कि हमें शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने बेनिफिट्स को और बर्डन्स को, और साथ ही साथ में यहाँ पे हमें बेसिक सोशल जस्टिस देनी है सबको। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि किस तरह से हम अपने बेनिफिट्स और बर्डन्स को शेयर करेंगे, उसके बाद हम इक्वालिटी वाली जस्टिस की बात कर सकते हैं। यहाँ पे अब इस चीज के तरीके बताए गए। नीड्स एंड डेजर्ट, ये दो तरह के प्रिंसिपल्स हैं जिनसे हम शेयर कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स और बर्डन्स को, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है नीड बेस्ड प्रिंसिपल, यानी कि जिसको जो चीज जरूरी हो, सबसे ज्यादा जरूरी हो, उसे वो चीज दी जानी चाहिए। जैसे हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सब आइडेंटिकल होती हैं, जैसे कि खाना सबको चाहिए होता है, पानी सबको चाहिए होता है, ठीक है, नौकरी चाहिए होती है, कपड़े चाहिए होते हैं, मकान चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं, ये सबको चाहिए होती हैं। तो ये चीज सबसे पहले फुलफिल की जानी चाहिए हर एक इंसान की जो भी सोसाइटी में रह रहा है। उसके बाद बेसिक चीजों के बाद में जस्टिस जो है वो फुलफिलमेंट करनी चाहिए डिफरेंट नीड्स की। यानी कि एक तो हो गया बेसिक नीड्स जो सबकी आइडेंटिकल होती है, दूसरे लेवल पे जब हम जाते हैं तो वहां पे सबकी नीड्स अलग अलग होती है। जैसे कि अगर कोई स्कॉलर है, कोई पढ़ाई कर रहा है ना, स्टूडेंट है, तो उसकी नीड्स अलग होंगी, एक माउंटेनियर की नीड्स अलग होंगी, कोई भी अलग प्रोफेशन का इंसान है उसकी नीड्स अलग होंगी। तो हमको सबकी अलग अलग नीड्स का भी ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल आता है डेजर्ट का। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि कोई इंसान जो है उसको कितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए और कितने बर्डन्स मिलने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही और शी डिजर्व्स, वो क्या डिजर्व करता है। और ये चीज डिटर्मिन होनी चाहिए नॉट बाय बर्थ और ट्रेडिशंस बट ऑन अ पर्सन्स ओन क्वालिटीज। यानी कि पहले के टाइम पे तो ये होता था कि आप अगर अपर कास्ट में पैदा हो गए हो, डजंट मैटर आपके अंदर कोई टैलेंट है या नहीं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं या नहीं, आप कोई अच्छे इंसान भी है या नहीं, आपको वो सारी प्रिविलेजेस मिल जाया करती थी। लेकिन अभी के टाइम पे हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसी जस्टिस मिले जिसके अंदर हम किसी भी
कास्ट में या किसी भी घर में पैदा हुए हों, हमें ये प्रूव करना पड़े कि हम टैलेंटेड हैं, हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं, हम हार्ड वर्क कर सकते हैं और हम डिजर्व करते हैं कि हमें वो सारे बेनिफिट्स मिले। तो जब तक कि कोई इंसान अपना नेचुरल टैलेंट या प्रोडक्टिव एफर्ट प्रूव ना कर दे, तब तक वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता। अगर हम इक्वली जस्टिस को बांटना चाहते हैं या बेनिफिट्स को या बर्डन्स को शेयर करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो शुरुआत जो है हम ऐसे ही करेंगे, वी स्टार्ट एज इक्वल्स, यानी कि शुरुआत बिल्कुल इक्वल प्लेटफॉर्म से होगी और फिर ये देखा जाएगा कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है, कौन ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, और जो ज्यादा टैलेंटेड है उसे उसी हिसाब से रिवॉर्ड किया जाएगा। यानी कि वो इंसान जो ये बाद में प्रूव कर जाता है कि मैं टैलेंटेड हूं, मैं अपने देश के ऊपर ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, तो उस इंसान को फिर बाद में ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे एज कंपेयर टू वो इंसान जिसने हार्ड वर्क नहीं किया है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जगह से पैदा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जस्टिफाइड इनइक्वालिटीज ऑफ आउटकम भी हो रहा है, यानी कि शुरुआत हम इक्वली करेंगे, हम अपॉर्चुनिटी सबको बराबर देंगे, सेम मौका मिलेगा सबको, लेकिन उस मौके के अंदर जो पास हो गया या जिसने अपना टैलेंट शो कर दिया, उसको तो हम ज्यादा बेनिफिट्स दे देंगे, उसको हम रिवॉर्ड्स करेंगे बेनिफिट्स के साथ और उसको बर्डन्स कम देंगे। लेकिन फिर जो इंसान अपना टैलेंट प्रूव नहीं कर पाया, चाहे वो कहीं भी पैदा किया हो, चाहे वो कितनी पावरफुल फैमिली से हो, उसे हम फिर जो आउटकम है वो इनइक्वल होगा, यानी कि अपॉर्चुनिटी बराबर होगी पर आउटकम इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई इंसान क्या डिजर्व करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर का ये मानना है कि हमें इस डेफिनिंग साइलेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। डेफिनिंग साइलेंस किस चीज पर है? इसी तरह की जस्टिस के ऊपर, कोई बात ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन नीड एंड डेजर्ट। अभी जो मैंने दोनों प्रिंसिपल्स बताए, उसमें इन्हें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि सारे गुड्स और एबिलिटीज जो हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो सबकी नीड्स को पूरा करें। एक तरह से सोशल बर्डन्स जो हैं या सैक्रिफाइसेस हैं, वो भी सबको करने पड़े, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, और उसके बाद में जो रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं वो उन लोगों को दिए जाए जो कि उसे डिजर्व करते हैं, जिनके अंदर एक्चुअली में कोई वर्च्यू हो, नेचुरल गिफ्ट हो, ठीक है, अच्छी लर्निंग हो, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हो अपने जीवन में, स्ट्रगल किया हो अपने जीवन में, उन्हें वो सारे रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मटेरियल, कल्चरल और नॉलेज रिलेटेड इनइक्वालिटीज भरी पड़ी हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होती है, हर सोसाइटी के ग्रुप को बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, और वर्स्ट चीज ये है कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। समटाइम्स दे आर अकम्पनीड बाय असर्शंस ऑफ अनइक्वल मॉरल वर्थ, यानी कि कुछ लोग हैं जो ऐसा सोच के बैठते हैं कि भाई हम तो अपर क्लास में पैदा हुए हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या हो रहा हो, और हमारी जो मॉरल वर्थ है वो ज्यादा है सोसाइटी में, हम इस सोसाइटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादा काम कर रहे हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो तो कुछ काम खास कर नहीं रहे। तो ये जो अनइक्वल मॉरल वर्थ का आइडिया है ये बिल्कुल गलत है ऑथर के हिसाब से। तो ये जो सोशल और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में जो डिस्कशन करने की जरूरत है वो हमें करनी पड़ेगी, और इस साइलेंस को अब खत्म करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट फॉर्म्स है इगैलिटेरियन जस्टिस की या इक्वल जस्टिस की, वो मेंशन की गई है हमारे प्रियम्बल में। आप जानते हैं जस्टिस के बारे में प्रियम्बल में लिखा गया है किस तरह की जस्टिस की जरूरत है, तो वहां पे जब हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है तो हमें भी उसके बारे में बात करने की जरूरत है, हमारी सोसाइटी में उसे लाने की जरूरत है। और इसके अलावा भी जो हमारे सोशल और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत गिरे हुए हैं, बहुत लो है, हमारी सोसाइटी को बहुत जरूरत है जस्टिस की। और ये ट्रेंड कब रिवर्स होगा, ऑथर का ये पूछना है कि ये चीज कब रिवर्स हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो पुटिंग जस्टिस बैक इनटू पब्लिक डिस्कोर्स, यानी कि पब्लिक के डिस्कशन में जस्टिस को फिर से लाना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, वरना हमारे जो ड्रीम्स है ऑफ अ नेशन जिसके अंदर इक्वल जस्टिस हो, सबको बराबर बेनिफिट्स मिले, वो कभी रियल नहीं हो पाएगा, वो कभी रियलिटी में नहीं बदल पाएगा, यानी कि अल्टीमेटली हमें नेशनल ग्लोरी नहीं मिल पाएगी अगर हम जस्टिस की बात नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑथर का मेन कंसर्न क्या है? तो मुझे लगता है मेनली ऑथर जो है वो यही कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये कहना चाह रहे हैं वो कि अभी के टाइम में सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल ग्लोरी की तो बहुत बात हो रही है, लेकिन जस्टिस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमें मेनली इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए
ताकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो नेशन है, वो आगे बढ़ सके। A है, two ideas appear to dominate India's public discourse today. One somewhat implicitly self-interest, the second national glory. There is little acknowledgement that pursuit of greed and narrow self-interest leads to severe inequalities. अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है करेक्ट है, लेकिन वो ऑथर का मेन कंसर्न नहीं है कि लोग इस बात को मान नहीं रहे हैं कि ग्रीड और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं। ऑथर तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको हमें डिस्कस करना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि सबको बराबर बेनिफिट्स और बर्डन्स मिलने चाहिए। तो ये चीज के बारे में ऑथर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इस बारे में उतना फोकस नहीं हो रहा है कि लोग इसे एक्नॉलेज करते हैं या नहीं करते हैं, कितनी इनइक्वालिटीज हैं। इनइक्वालिटीज तो है, बट उसे सॉल्व कैसे करना है ये हमारा मेन कंसर्न है। तो ए तो गलत हो गया। बी है, अ सोसाइटी where everything is abundantly available would not need justice. Without necessity of sharing, justice becomes redundant. Equally, एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर massive scarcity हो, वहां पे भी justice impossible है। तो justice जो है, it is only possible and necessary in societies with moderate scarcity like India. बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, इंटायरली करेक्ट, लेकिन ये मेन कंसर्न नहीं है पैसेज का। ये बात जो है ये सिर्फ एक ही पैराग्राफ में की गई थी, पूरे पैसेज का मेन कंसर्न ये नहीं है। Self-interest and national glory dominate Indian public discourse currently, while there is deafening silence on the more concerning core issue of marginalization of justice, which needs to be discussed more often. ये बात जो है बिल्कुल सही है, हमें इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। The Indian society is afflicted by deep material, cultural and knowledge-related inequalities. Worse, these inequalities are growing by the day. Sometimes they are accompanied by blatant assertions of unequal moral worth. बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, लेकिन अगेन ये बात जो है ये हमारे लास्ट पैराग्राफ की बात हो रही है, तो यहाँ पर पूरे पैसेज का मेन कंसर्न ये नहीं है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है? तो मुझे लगता है पैसेज में मेनली सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो मार्जिनाइजेशन जो है जस्टिस का वो हो रहा है। कुछ कम्युनिटीज हैं जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और कुछ कम्युनिटीज हैं जिनको सिर्फ बर्डन्स ही बर्डन्स मिल रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे। तो इसके बारे में बात की गई थी और ये कितना गलत है इसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद ये बताया था, ऑथर ने अपनी खुद की लाइफ की स्टोरी बताई थी, अपनी डॉटर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो बताया, ये समझाने के लिए कि जस्टिस क्या होता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हम जस्टिस को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से नीड और डेजर्ट के प्रिंसिपल्स पे हम उसे अचीव कर सकते हैं, कौन सी सोसाइटीज हैं जहां पे ये अचीव हो सकता है। और उसके बाद में लास्ट में हमें ये बताया गया कि किस तरह से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं बाय डिस्कशन। जब तक जस्टिस पब्लिक डिस्कोर्स में डिस्कस नहीं होगी, लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छे नेशन को बिल्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ए है, real life story explaining the author's assertion is presented, its causes are analyzed and evidence supporting it is provided. ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात, ऑथर ने कोई असर्शन नहीं किया था, ऑथर ने एक इशू बताया था, एक आर्ग्यूमेंट शो किया था कि भाई ये जो तरीका है हमारी सोसाइटी में कि कुछ लोगों को सारे बेनिफिट्स ही मिले जा रहे हैं, कुछ लोगों को सारे बर्डन ही मिले जा रहे हैं, इस चीज को उन्होंने गलत बताया था और ये आर्ग्यू किया था कि ये चीज हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि एक रियल लाइफ स्टोरी है, और रियल लाइफ स्टोरी उन्होंने एक टर्म को समझाने के लिए की थी, जस्टिस को समझाने के लिए की थी। तो ए तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बी है, कंसर्निंग सोशल इशू इज इंट्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एनेक्डोट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आर इलेबोरेटेड एंड अ रेमेडी इज प्रोवाइडेड। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सबसे पहले एक सोशल इशू की बात करी जो है मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, हर किसी को नहीं मिल पा रही है, इक्वालिटी नहीं है। उसके बाद एक एनेक्डोट बताई गई, शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में ऑथर ने हमें ये समझाया कि किस तरह से जस्टिस जो है उसका क्या मतलब होता है। उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, नीड एंड डेजर्ट पढ़ा हमने, कौन सी सोसाइटीज में जस्टिस होनी चाहिए ये हमने पढ़ा, और उसके बाद में एक रेमेडी बताई गई। हमें ये कहा गया कि आपको डिस्कशन करना चाहिए इसके बारे में, तभी हमारा नेशन आगे बढ़ सकता है। A term is introduced, information related to it is presented with the help of an anecdote and a conclusion is drawn from the discussion. सबसे पहले कोई भी टर्म जो है वो हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, सबसे पहले हमने एक सोशल इशू को इंट्रोड्यूस किया है, वो है मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। उसके बाद हमने एक एनेक्डोट की तरह से उस टर्म को या जस्टिस को समझाया है, उससे हमने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया है, हमने सिंपली ये बोला है कि एक ही तरीका है जस्टिस को सोसाइटी में लाने का, वो है उसके बारे में बात करने का।
सो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी है अ सोशल इशू इज क्लासिफाइड, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स आर एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड इट्स हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी इज प्रेडिक्टेड। ये भी बिल्कुल गलत होगा क्योंकि सोशल इशू तो हमें बताया गया, उसके कुछ इफेक्ट्स बताए गए, मेजरली कॉजेज तो नहीं बताए गए, और एग्जाम्पल्स कुछ थोड़े बहुत बताए गए हैं हमें, लेकिन जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स है ऑन अ सोसाइटी उसे प्रिडिक्ट नहीं किया गया है। ये नहीं बताया गया है कि आगे जाके किसी सोसाइटी के अंदर इसका क्या इफेक्ट होगा। सो डी भी गलत हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथर के हिसाब से जस्टिस के बारे में कौन सी बात सच है? फर्स्ट है जस्टिस अंडरपिन्स द आइडिया ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल विद जस्टिफाइड इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। ये बात जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हाफ पार्ट करेक्ट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी सबको, लेकिन जो इक्वालिटी होगी आउटकम्स की वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आउटकम जो है वो हमारा इनइक्वल होगा। ऑब्वियसली जो इंसान ज्यादा डिजर्व करता है उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जो इंसान कम डिजर्व करता है उसको उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाएंगे, उसको थोड़े ज्यादा बर्डन्स उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी हम सबको बराबर देंगे, लेकिन आउटकम जो होगा उसका वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिजर्व करते हो। Second है the essence of egalitarian distributive justice is the fair distribution of benefits and burdens to all members of the society। तो यहाँ पे ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो मेनली यही कहता है कि हमें बेनिफिट्स और बर्डन सबको बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए सोसाइटी के अंदर। Justice is a necessary social virtue and has great moral value in all societies। ये स्टेटमेंट हो सकता है आपको देखने में बिल्कुल सही लगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है all societies। ठीक है, अब हमें ये कहा गया था मोस्ट सोसाइटीज जो है वहां पे मॉडरेट स्कैर्सिटी होती है और वहां पे ये सबसे ज्यादा नेसेसरी है, लेकिन सारी सोसाइटीज ऐसी नहीं होती। कई सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि जहाँ पे अबंडेंस है हर चीज का, या फिर जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो वहां पे जस्टिस की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वहां हो ही नहीं सकती जस्टिस। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, पैसेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है उसका प्री सपोजिशंस क्या है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए पहले से क्या चीजें हमें माननी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें माननी पड़ेगी वो ये है कि हमें उनके साथ चीजें शेयर करनी है जिन्हें हम नहीं जानते या फिर जिनसे हम प्यार नहीं करते। दूसरी चीज सोशल कंडीशन, जहां पे मॉडरेट स्कैर्सिटी है वहां पे ही जस्टिस हो सकती है, और वहां पे हो सकती है जहां पे ना तो लोग बिल्कुल अलोन हो और यहाँ पे बिल्कुल भी पूरी तरह से यूनाइटेड ना हो, तो ये कंडीशंस है। A है the idea of justice presupposes that we share things with people we don't love, each person gets what is probably due to him and people are neither alone nor organically united with each other। आपको लगेगा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन इसमें ये बात नहीं लिखी गई है कि मॉडरेट स्कैर्सिटी होनी चाहिए वहां पे। सो ए ऑप्शन गलत है। B है the idea of justice presupposes that benefits and burdens of society be distributed in a way that each person gets his or her due in societies with moderate scarcity। अगेन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे इंसान अकेला भी नहीं होना चाहिए और ऑर्गेनिकली यूनाइटेड भी नहीं होना चाहिए। The idea of justice presupposes that we share things without familiarity in a society with moderate scarcity where people are neither entirely alone nor totally fused with others। तो ये बात जो है इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाती है, इसलिए ये बेस्ट आंसर होगा। The idea of justice presupposes that there should be a fair distribution of benefits and burdens along with a balance between need and desert। तो ये जो need and desert का प्रिंसिपल है ये presupposition नहीं था, हमने ये तरीका बताया था equal justice को पाने का। सो डी ऑप्शन भी गलत होगा, सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑथर का पर्पस क्या है इस रियल लाइफ स्टोरी को बताने के पीछे, यानी कि वो जब जस्टिस को एक्सप्लेन कर रही थी अपनी डॉटर को तो वो एक्चुअली में प्रूव क्या करना चाह रही थी। तो मुझे लगता है मेजरली वो ये प्रूव करना चाह रही थी कि एक सोसाइटी के अंदर ये बात सबसे मेजरली हमें पता होनी चाहिए। जस्टिस के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उन चीज़ों को शेयर करना है उन लोगों के साथ जिन्हें हम नहीं जानते या जिनसे हम प्यार नहीं करते। A है to prove the fact that a sense of justice is born when we start sharing things with others। ये चीज वो प्रूव नहीं करना चाहती थी, ये सिंपली एक स्टेटमेंट था।
To prove the fact that justice at the very least requires that we not be greedy and grab things for ourselves, ये भी वो prove नहीं करना चाहती थी। वो simply यहाँ पर वो justice बता रही है कि justice क्या होता है। वो actually में prove ये करना चाह रही थी कि justice कहाँ पर हो सकती है या justice जो है वो क्या presuppose करता है। To prove the fact that a social condition marked by an absence of love or familiarity is a prerequisite to bring about justice in a society, ये एक presupposition है, किसी ऐसी society में ही justice हो सकती है जहां पर ऐसे लोग रहते हो जिनसे हम familiar नहीं है या जिनसे हम प्यार नहीं करते या जिनसे हम organically united नहीं है, ऐसी ही social condition है जहां पे justice possible है। यही बात author prove करना चाह रहे थे by the short story। To prove the fact that there are several presuppositions to distributive justice for societies, ये गलत होगा क्योंकि बाकी के जो presuppositions है वो तो बाद में बताए गए थे, वो स्टोरी से नहीं बताए गए। So C ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑथर जो है वो इनमें से किस बात से अग्री करेंगे? तो ऑब्वियसली जो उन्होंने पैसेज में दिया है उसी से अग्री करेंगे। ए है बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ द आइडिया दैट ईच पर्सन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, क्लास और जेंडर हैज इक्वल मॉरल वर्थ, जस्टिस हैज बिकम अ मेन स्ट्रीम इशू इन इंडिया। अब यहाँ पे जो इस स्टेटमेंट का आधा पोर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बाकी का पोर्शन जो ये कहता है कि इंडिया के अंदर ये एक मेन स्ट्रीम इशू बन चुका है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम इशू ऑथर ने बताया था नेशनल ग्लोरी और सेल्फ इंटरेस्ट बना हुआ है। What is due to a person is what he or she deserves, determined not by birth or tradition, but by a person's natural talents or efforts। ये बात जो है बिल्कुल सही है। और यही मानते हैं कि एक इंसान को वही मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करता है, और डिजर्व कैसे करेगा? नॉट बाय बर्थ, कहाँ पे पैदा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसने कितना एफर्ट मारा है, कितना स्ट्रगल किया है, कितना हार्ड वर्क किया है, उसी हिसाब से उसे बेनिफिट्स और बर्डन्स मिलने चाहिए। Given the compulsion to advance our self-interest, the burden of realizing national goals can be easily passed on to those among the society that are powerless। तो यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहे हैं उधर कि it can be passed on, वो ये कह रहे हैं कि it is passed on easily, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हमें पास ऑन कर देना चाहिए। So C ऑप्शन गलत है। It is imperative to know that India stands in relation to different forms of justice mentioned in a preamble to the Constitution। ये बात भी गलत है, क्योंकि ऑथर का ये कहना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जस्टिस जो कि प्रियम्बल में लिखे गए हैं। क्या इंडिया उन सारे फॉर्म्स ऑफ जस्टिस को फॉलो कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इट स्टैंड्स इन रिलेशन टू ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, यानी कि अभी वो सारे फॉर्म्स जो हैं जस्टिस के उनको वो फॉलो कर रहा है। तो ये बात गलत होगी क्योंकि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं, ऑथर ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पैसेज के हिसाब से एक कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है उसे नीड एंड डेजर्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें जस्टिस को अचीव करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेजरली ये जो नीड और डेजर्ट का प्रिंसिपल है उसके बीच में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए, और इसके अंदर हमें बेनिफिट्स और बर्डन्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, और साथ ही साथ उन लोगों को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देना है जो कि हार्डवर्क कर रहे हो या जिनमें थोड़ा ज्यादा टैलेंट हो। इस बात पे बेनिफिट्स और बर्डन ज्यादा नहीं मिलने चाहिए कि वो कहाँ पे पैदा हुए हैं या कौन से घर में पैदा हुए हैं। A है contemporary society should try ensuring distribution of goods that everyone needs and equally distribute burdens required for fulfilling them। ये गलत होगा क्योंकि ये सिर्फ नीड बेस्ड प्रिंसिपल की बात कर रहा है, दोनों प्रिंसिपल्स को हमें कैसे यूज करना है ये नहीं बता रहा। Contemporary society should treat need and balance distinctly for different groups। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हम जानते हैं पैसेज में लिखा गया इन दोनों चीजों को हमें बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है। तो इनको अलग अलग नहीं रख सकते हम, अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। Contemporary society should provide equal opportunity for all by which all members start as equals, but those who are talented or work hard should be rewarded with more benefits and less burdens। तो यहाँ पे ये बात करेक्ट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी से हमें शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि हमें नीड और डेजर्ट दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है। यानी कि पहली चीज तो हमें लोगों को वो देना है जो वो नीड करते हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स है, पहले हमें वो फुलफिल करनी है, उसके बाद हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। Contemporary society should ensure a balance between need and desert, ensure a fair distribution of benefits and burdens, and reward those who are deserve more because of their personal talents और efforts। ये बात जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगी,
सी भी गलत होगा। मेनली आपको सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, बट सी इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमने जो नीड और डेजर्ट है उसके बीच में एक बैलेंस नहीं बनाया है उसके अंदर, और साथ ही साथ हम सिंपली ये कह रहे हैं कि सारे मेंबर्स जो हैं वो इक्वली स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो बात है इसके अंदर सिर्फ डेजर्ट वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, नीड वाला प्रिंसिपल नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑथर के हिसाब से जो हायरार्कियल जस्टिस का नोशन है वो चैलेंज क्यों किया गया था इंडिया में टाइम एंड अगेन, बार बार उसे चैलेंज क्यों किया जा रहा था? तो इसीलिए चैलेंज हो रहा था क्योंकि हायरार्कियल जस्टिस जो है उसकी वजह से अगर कोई इंसान अपर कास्ट में पैदा हो जाता है तो उसे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलते थे, और जो लोअर कास्ट में पैदा हो गया चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी हार्ड वर्क करता हो, पर उसे वो बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, उसे सिर्फ बर्डन्स ही मिलते थे सोसाइटी के। A है because some groups become entitled to a large share of benefits and less burdens, while others have a lesser share of benefits and more burdens on the basis of birth, not on their talents or hard work. ये बात जो है बिल्कुल सही है, हम यही कहना चाह रहे हैं, इसीलिए तो इसे चैलेंज किया गया था क्योंकि लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। Innumerable examples can be cited from Indian history that have challenged the hierarchical notion of society, like early teachings of Buddha. हाँ, ये सब चीजें हुई थी, लेकिन ये क्यों हुई थी हमसे ये पूछा गया, तो इसका रीजन बी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सी है because of the prevalence of the idea that each person regardless of caste, creed, of color has equal moral worth. अगर ये prevalent होता, ठीक है, तो उस टाइम पे ये प्रेवलेंट नहीं था, ये अभी के टाइम पे प्रेवलेंट है, पहले के टाइम पे उतना प्रेवलेंट नहीं था, अभी के टाइम पे है, इसलिए लोग इसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। एवरीवन हैज एन इक्वल एंड ओरिजिनरी कैपेसिटी ऑफ एंडोइंग द वर्ल्ड विद मीनिंग एंड वैल्यू बिकॉज ऑफ विच दे डिजर्व डिग्निटी इन द इंडियन सोसाइटी। तो ये सारी जो आइडियाज है ये बाद में आए हैं, और हायरार्कियल जस्टिस को इसलिए चैलेंज किया गया था क्योंकि वो बहुत अनफेयर था, लोगों को लग रहा था कि उन्हें बेनिफिट्स तो कम मिल रहे हैं और बर्डन ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि वो खुद टैलेंटेड है, जबकि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। सो ए ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑथर के ओपिनियन में सबसे बेस्ट पॉसिबल वे कौन सा है अगर हमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कराना है ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज? अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे मेनली तो हमने जो बताया था प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना है, जो बेसिक नीड्स है लोगों की वो पूरी करनी है, और उसके बाद में मेनली हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, उसको एक मेन स्ट्रीम इशू बनाना पड़ेगा इंडिया में, तभी उसका कुछ हो सकता है। Our society is deeply afflicted by material, cultural and knowledge related inequalities which can only be fixed by ensuring a balance between need and desert. तो ये बात तो है ही, साथ ही साथ हमें पब्लिक डिस्कोर्स में इसका डिस्कशन भी करना पड़ेगा। In our contemporary societies, inequalities are accompanied by blatant assertions of unequal moral worth, but the deafening silence on egalitarian distributive justice is more concerning. हाँ ठीक है, ये concerning चीजें हैं, लेकिन इसे solve कैसे करना है, इसे जो हमारा fair distribution है उसे achieve कैसे करना है, ये आंसर नहीं बता रहा। We are falling short of standards of social and distributive justice, and the best way to solve this issue is to discuss this in mainstream public discourse, or the dreams of our nation will never become a reality. तो ये बात करेक्ट हो सकती थी अगर यहाँ पे नीड एंड डेजर्ट की बात होती तो, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ बात करने से चीजें नहीं बदलेंगी, हमें नीड एंड डेजर्ट का प्रिंसिपल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। We need to ensure a balance between need and desert as a society, along with the prioritization of distributive justice in public discourse. ये बात जो है बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों बातें लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑथर जो है वो अपने ओपिनियंस जब देते हैं जस्टिस के बारे में तो वो किस तरह से ये ओपिनियंस दे रहे हैं? तो मुझे लगता है मेजरली जो उन्होंने स्टोरी समझाई, जिस तरह से उन्होंने बात करी, फिर उन्होंने बताया कि किस तरह के सिस्टम पहले हुआ करते थे, अभी किस तरह के होते हैं, क्या इनके इफेक्ट्स होते हैं, लोगों को ये अच्छे क्यों नहीं लगते, किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ला सकते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारी बातें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थी। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक कहीं भी नहीं थे ऑथर। ठीक है, आप देखेंगे लास्ट लाइन जो है उसके अंदर ऑथर कहते हैं कि हमारा जो नेशन है उसकी जो ड्रीम है वो कभी रियलिटी में नहीं बदलेगी अगर हम जस्टिस के बारे में बात नहीं करते। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑथर होपफुल नहीं है उतने, उनका सिंपली ये कहना है कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत डेंजर में है। क्रिटिकल एंड पेसिमिस्टिक, तो ऑथर कहीं भी क्रिटिकल नहीं है, वो कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे किसी को, वो सिंपली एक कंसर्निंग इशू बता रहे हैं हमारी सोसाइटी के बारे में कि क्या बुरी चीजें है हमारी सोसाइटी में, कैसे हम उन्हें सही कर सकते हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत होगा।
एनालिटिकल एंड लॉडिटरी, पहली बात तो ऑथर किसी को प्रेज नहीं कर रहे, इसलिए लॉडिटरी तो यहाँ हो ही नहीं सकता। एनालिटिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली ये बता रहे हैं कि क्यों हमें उसे लाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सी भी गलत हो जाएगा। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी, क्योंकि फिलोसॉफिकल हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी एक स्टोरी की मदद से हमें ये समझाया कि जस्टिस होती क्या है, कहाँ पे जरूरी है, कौन सी सोसाइटीज है जहाँ पे वो जरूरी है, इसलिए बहुत लॉजिकल तरीके से भी ये समझाया गया है पूरा पैसेज, उसका बैकग्राउंड दिया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया और फिर आगे जाके कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए हैं। सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। We have now reached the end of the session. Please like, share, comment and subscribe to let us know what you think about the video. Jai Hind.